नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस खास चर्चा में आज हमारे साथ दो बड़े दिग्गज पत्रकार हैं। आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता में ये दोनों एक हस्ती हैं जो पिछले 3 दशक से पत्रकारिता के हर प्रभाव को देखा है, समझा है और करीब से महसूस किया है। विकास कुमार झा, मुझे लगता है कि देश में एक चर्चित नाम रहे हैं माया के उस दौर से, जब राजनीतिक पत्रिका पढ़ने का लोगों का एक शौक था, एक अंदाज था। तो विकास जी को जानने वाले उस दौर में भी काफी ये लोग होते थे जो विकास जी की रिपोर्ट को एक बार पढ़े माया में तो उसको एक क्रेडिबल रिपोर्ट मानते थे। हम लोग भी उस दौर में एक स्टूडेंट ही हुआ करते थे पटना में, और विकास जी के उस माया के पहले एडिशन लेने के लिए एकदम ये लगा रहता था कि बिहार की इस बार कौन सी एक बड़ी खबर बन के आती है। अरविंद जी जनसत्ता से लेके और राज्यसभा टीवी तक एक ऐसे नाम रहे हैं कि टेलीविजन से, प्रिंट से लेके टेलीविजन तक इन्होंने काफी प्रयोग किया है अपने जीवन में पत्रकारिता में। और हम लोगों ने इस पत्रकारिता के इनके प्रयोग को काफी नजदीक से देखा है, उसको पढ़ा है और उसी को सीखा भी है जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो आप तमाम दोनों दिग्गज पत्रकारों का स्वागत है। लेकिन आज का जो हमारा ये सब्जेक्ट है, बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो ये सिलसिला है, पिछले कई दिनों से हम लोग महीनों से चलाते रहे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ये होता है कि मीडिया में जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे आ रहे हैं, और जो लोग सोशल मीडिया से आज की तारीख में इस कोरोना के काल में और कोविड के इस लॉकडाउन में भी, जब ऐसा था कि लोगों का आपस का जो मिलना जुलना और ये सारी चीजें खत्म हुई थी, तो इस समय में इस बच्चों ने, इन लोगों ने, जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने जो काम किया, विकास जी अद्भुत काम किया। इन लोगों ने जी कई जगह से इंटेलेक्चुअल्स को, अपने मीडिया के लोगों को अलग अलग टॉपिक पे बुलाया और एक तरह से एक एक जो गैप आ गया था वैक्यूम में, एक बढ़िया कम्युनिकेशन का, संवाद का सिलसिला बनाया और बहुत क्लास का काम किया। और इसी सिलसिले में आज जब मेरी बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि एक बहुत बढ़िया टॉपिक है कि कम से कम ये पत्रकारिता में ऐसा क्या हो गया जो हम अपने उस भारत के, ग्रामीण भारत के भारतीयता को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। जैसे विकास जी, अगर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊं इस मुद्दे पे कि कृषि को लेके और खेती-बाड़ी को लेके, किसानी को लेके लगभग पत्रकारिता में कहीं नोटिस भी नहीं होती है। गाहे-बगाहे अब जो चर्चा होने लगी है और सोशल मीडिया के कारण जो है थोड़ा-सा हाइप बना है, तो लोग बाग जो है इस तरह के धरने को, प्रदर्शन को जानने लगे हैं। दिल्ली में चारों बगल से, चारों बॉर्डर पे लगभग एक बड़ा धरना पिछले लगभग 3 हफ्ते से है। तो ये सिर्फ मोटा-मोटी लोगों को पता है। इसके बीच में क्यों है, क्या है किसान और ये कृषि सुधार, क्या वो तीनों कानून है? मैं पिछले 15 दिन में उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के कई गांव घूम के आया हूं इसी जानकारी लेने के लिए। मुझे नहीं लगता कि 90% किसानों को ये पता भी है कि ये कृषि सुधार है क्या। तो मीडिया ने जो एक तरह से इग्नोर किया किसान, किसी खेती बाड़ी और किसानी को, ये ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि कि इसमें कुछ ऐसा किसान के और किसी खेती बाड़ी में कोई बड़ा जीडीपी मीडिया को नहीं देखा, या इस देश का अगर जीडीपी आज अगर 18% खेती बाड़ी में, किसानी में रह गया है, तो लोगों ने इस तरह से इसको इग्नोर कर दिया। ऐसा क्या हुआ विकास जी? ये मैं आपका परिचय लोगों से कराने के साथ ये जानना चाहूंगा, बेसिक इसका। बहुत बहुत सही आपने ये जो इसके बारे में चर्चा शुरू की है कि मीडिया में कभी भी फोकस कृषि को और खेती बाड़ी को नहीं मिल पाया है। दरअसल मुझे लगता है कि बीते कई दशकों से जो हम लोग जर्नलिज्म में एक मसाला बिकेगा क्या, सबसे सारे अखबार, मैगजीन, चैनल्स का एक पहला सवाल होता है, क्या ये खबर बिकेगी? तो जो खबर नहीं बिकेगी, तो सही बात है कि खेती बाड़ी की खबर क्या बिकेगी? ना उसमें कोई माफियागिरी है, ना उसमें कोई खून खराबा है। उसमें तो धान की फसल कैसी हुई, गेहूं की फसल कैसी हुई, गन्ना कैसा हुआ। तो ऐसा है कि अभी मौजूदा समय में विनोद जी, अरविंद जी, मैं ये देख रहा हूं कि अखबारों में कृषि को लेकर के खबरें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि अभी किसान बहुत आंदोलन पे उतरे हुए हैं और ये सुर्खियां बनी हुई हैं। इसलिए अभी बिहार के अखबार में मैं देख रहा था कि बिहार सरकार ने घोषणा की है कि किसानों धान की खरीद के लिए किसानों को एलपीसी यानी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रसीद भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ
रकबा खाता खिसरा ऑनलाइन कराइए और आप उससे धान की बिक्री के लिए हकदार हो जाएंगे। ये सारी खबरें बिहार में इन दिनों या और देश के विभिन्न सूबों के अखबारों में ये किसानी से जुड़ी खबरें, धान की बिक्री और तमाम को लेके मौके मौके से आती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये मसाला नहीं है और यही वजह है कि पत्रकारिता मीडिया ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट हो, इसमें से किसी ने मतलब खेती को तवज्जो नहीं दी है। यहाँ तक कि दैनिक पत्रों में सिनेमा पे पेज है, साहित्य पर पृष्ठ आता है, देश विदेश की मसलों पे स्पेशल पेज आता है, महिलाओं के इशू को लेकर पेज आता है, खेल पे तो रेगुलर आता है। लेकिन भारत कहने को कृषि प्रधान देश है, पर अलग से कोई अखबार में कृषि पर एक वीकली पेज भी आए, ऐसा मैंने नहीं देखा। तो इसका नतीजा ये हुआ है विनोद जी कि आज की नई पीढ़ी को खेती के बारे में कुछ भी जानकारी, बेसिक जानकारी नहीं है। जैसे खरीफ की फसल क्या है, अगर आप पूछें किसी नई पीढ़ी के बच्चे से कि खरीफ की फसल क्या है, रब्बी की फसल क्या है, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं दी गई। और जैसे खरीफ की फसल, देखिए खरीफ में की मुख्य फसल जैसे धान है, गन्ना है, उड़द है, ज्वार है, ये मूंग है, मूंगफली है, ये तमाम चीजें खरीफ की फसल में आती हैं। अब खरीफ शब्द के तह में जाइए, ये अरबी शब्द है खरीफ, जिसका मतलब होता है पतझड़। खरीफ अरबी शब्द है, अर्थ होता है पतझड़। यानी धान जब बारिश होती है और उस समय धान की रोपनी होती है, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है तो धान की कटनी शुरू होती है, पत्ते पीले सुनहरे होने लगते हैं, तो धान की फसल भी खेतों में सुनहरी होने लगती है। क्या रिश्ता है पतझड़ से धान की फसलों का? तो ये रिश्ता हमने अपनी नई पीढ़ी को मीडिया के जरिए नहीं बताया है। हमने नहीं बताया है कि रब्बी की फसलों की मुख्य फसल गेहूं है, और रब्बी दरअसल वसंत की फसल है, वो वसंत की फसल है रब्बी। तो जब ये बेसिक चीज है, हम योगा के बारे में बताते हैं, हम स्वास्थ्य के बारे में बहुत अलर्ट है, बाबा रामदेव के बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, धार्मिक प्रोग्राम आते हैं जो बहुत लोग जम के देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ मीडिया का ही दोष नहीं, दोष दर्शकों का है और पाठकों का है। अब जैसे बहुत सारे धार्मिक चैनल विनोद जी आते हैं, अरविंद जी, तो अब इसमें क्या है कि धार्मिक चैनल क्योंकि लोग जम के भी देखते हैं, उसके भी व्यूअर हैं, तो बहुत सारे धार्मिक चैनल हम लोग देख रहे हैं कि बीते वर्षों में आ गए। अखबार में भी आध्यात्म पर पेज आता है, लेकिन क्योंकि दूरदर्शन पे कसम खा करके, क्योंकि वो भारत सरकारी है, तो कृषि समाचार का प्रोग्राम आता है या रेडियो पे प्रोग्राम आता है कृषि समाचार का, बट प्राइवेट चैनल्स पे तो कृषि को लेकर कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं। अच्छा सर, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं बड़े माफी के साथ रोकना चाह रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे थे, और मैं तो इसलिए इतना ध्यान से सुन रहा था कि ये एक संपादक की पीड़ा है, जो ये महसूस कर रहे हैं कि नए जनरेशन को हम मीडिया में जो पुराने आप जैसे लोग रहे हैं, वो एक परंपरा रखे थे, संस्कृति जो बना के रखे थे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब हम इंटरटेनर हो गए। मीडिया में हम इंटरटेन ज्यादा करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कम करते हैं। मैं अरविंद जी ने पिछले 3-4 दशक तक पत्रकारिता को बहुत करीब से देखा है। मैं इसलिए थोड़ा सा उनको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा ये ध्यान में लाना चाहूंगा। जो अरविंद जी, अभी विकास जी ने कहा कि दूरदर्शन और जो रेडियो की जो भूमिका होती थी, हमें याद है सर, हमने कहीं पढ़ा था कि 1966-68 में जब एक बड़ा संकट था देश में अन्न के लिए, अनाज के लिए, और पूरा का पूरा देश जो था वो डिपेंड होता था गेहूं के लिए अमेरिका से और दूसरे जगह से। उस समय में याद होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय में एक पहली ये शुरुआत हुई थी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुब्रमण्यम साहब थे, जो मैक्सिको से सीड पहली बार गेहूं का एक छोटे वेराइटीज का सीड एक्सपोर्ट करवाए थे, और वो सीड पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था।
शायद 18,000 क्विंटल समथिंग जो है मेक्सिको से वो सीड आया था सुब्रमण्यम जी, जिस समय में सुब्रमण्यम साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। और वो सीड जो है आने के साथ जो है इंडिया में उसका प्रचार प्रसार रेडियो ने संभाला। कुछ जो है प्रिंट के समाज अखबारों ने भी उस चीज को एक सहयोग दिया, लेकिन रेडियो ने उस सोनालिका, कल्याण और सोना जो तरह के वेराइटीज थी, जहां तक मुझे याद है कि उस वेराइटीज का जो रेडियो ने इतना प्रचार किया कि किसान उस वेराइटीज को, सोनालिका को, सोना को और कल्याण वेराइटीज का जो नई गेहूं की किस्में आई थी बीज, उसको रेडियो वेराइटीज कहने लगे थे, रेडियो बीज कहने लगे थे। और इसी को लेके रेडियो बीज का प्रचलन इतना कमाल का बना कि आप, अरविंद जी मेरी बात आप सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो अरविंद जी, हाँ हाँ आ रही है। तो अरविंद जी पता नहीं स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटा सा आ गया था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रेडियो ने उस समय में इतनी भूमिका बनाई कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में मीडिया की एक बड़ी भूमिका सामने आई, और लोगों ने उसको, हर एक किसान को ये जानकारी दी कि हमारे पास इस तरह के बीज आ गए हैं जिसकी बम्पर प्रोडक्शन हो सकते हैं, और लोगों ने आजमाना शुरू किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन की ये शुरुआत थी। क्या आज ऐसा ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 में मीडिया की भूमिका नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे विकास जी ने शुरू किया, कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें विकास जी ने बताई हैं, और वो एक्चुअली आज की जो मीडिया है, आज जो स्थिति है, उसको आप हरित क्रांति के संदर्भ में जो आप देखने की बात कर रहे हैं, तो जब सी सुब्रमण्यम, जो कि जिनको भारत रत्न भी मिला, और उनका भारत इसलिए बड़ा योगदान रहा है क्योंकि जब ये मैक्सिको से ये बीज मंगाने का फैसला हुआ, उस समय कृषि वैज्ञानिकों से लेकर नीति निर्माताओं तक में काफी बड़ा डिबेट चल रहा था कि ये जो बीज आएंगे ये पता नहीं फायदेमंद होंगे नहीं होंगे। लेकिन वो काफी प्रबल इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है उसके पहले उसकी पूरी तैयारी कर ली थी। और आपको याद होगा जो नोबेल पुरस्कार विजेता बारलॉग साहब रहे, जो कि आए और उन्होंने पंजाब हरियाणा से लेके यूपी के पंतनगर तक के इलाकों का पूरा दौरा करके उन्होंने पूरा जमीनों का पूरा आकलन किया, और ये देखा कि ये जो सीड्स हैं ये यहाँ के धरती पर कारगर होंगे या नहीं। तो आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, क्योंकि देखिए किसान जो भारत का है वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है, इस बात को समझना होगा। हमने 5,000 सालों से भारत की जो खेती बाड़ी है, और मैं तो देखिए मतलब मैंने वो जगह भी देखी है जो हम जब सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो में वो जगह भी देखी है जहां मतलब आप ये देखिए कि जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में भी गेहूं पाया गया है जो है। तो गेहूं पाया गया, लेकिन उस गेहूं में क्या था, हम तो अमेरिका से गेहूं मंगा रहे थे जो आजादी मिली। तो जो किसान खड़ा हुआ पंजाब का, उसमें बिल्कुल लोकल मीडिया, अखबार, और सबसे बड़ी भूमिका जो है रेडियो की थी। और आम बोलचाल की भाषा में वो जो वैरायटी आई मैक्सिको की गेहूं की, उस वैरायटी का नाम ही रेडियो प्रजाति बना, माने रेडियो वैरायटी। किसान जी, रेडियो वैरायटी जानने लगे। किसान जब खेतों में मतलब बीज खरीदने जाता था तो कहता वो रेडियो वाली वैरायटी हमको दो। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि विकास जी को पता है और हम लोग आज भी देख रहे हैं कि रेडियो खत्म नहीं हुआ है, रेडियो मरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। रेडियो जब आया तो ये चर्चा शुरू हुई थी कि अब जो है 30 के दशक में ही चर्चा हुई कि अखबार खत्म हो जाएंगे। लेकिन भारत जैसे देश में जहां साक्षरता बहुत कम थी, आज हालत ये है कि दुनिया में कई जगहों पे अखबार खत्म हुए होंगे, लेकिन भारत में खत्म नहीं हुए जो है। इसीलिए विकास जी और हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अब अखबार अगर खत्म नहीं हुए इस साक्षरता के दौर में तो एक पेज तो किसी को दे ही सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है, देखिए रेडियो और दूरदर्शन का जो कार्यक्रम है वो सरकारी स्तर पर इतना बोझिल सा कार्यक्रम है, क्योंकि जब सिरोही जी अभी नहीं है, जब आएंगे तो हम लोगों ने बड़ा मंथन किया था कि जो किसान चैनल शुरू हो रहा है वो किस तरह से खेती बाड़ी से जुड़े हुए विद्वानों को, पत्रकारों को, लेखकों को, सबको जोड़ करके, और भारत को, क्योंकि भारत में आप ये कह लीजिए कि अभी जो अंग्रेजी की प्रधानता है पूरी की पूरी पत्रकारिता पर, नीति निर्माताओं पर उन्हीं का दिमाग चलता है। लेकिन क्या है, भारत में खेती बाड़ी जो हो रही है वो हो रही है भोजपुरी में, वो हो रही है अवधी में, वो हो रही है पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयाली में। किसान तो इसी भाषा में संवाद की बात करता है। लेकिन हम लोगों ने सिरोही जी की परिकल्पना ये थी कि जो लोक जीवन है
और लोक भाषा है जो असली है हमारी, वो उसमें बात कम से कम ना हो, क्योंकि ठीक है खड़ी बोली और हिंदी या और भाषाओं में किसान समझ सकता है, और साक्षरता ने जो है गांव गांव में अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि एक चिट्ठी अंग्रेजी किया जाए तो खोजना पड़ता था कि किसको पढ़ाया जाए उसको, वो दौर नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, विकास जी ने जो एक बात कही उससे मैं सहमत हूं कि आज मतलब कृषि पत्रकारिता की स्थिति बिल्कुल वही है जो भारत में किसान की स्थिति है। किसान प्रचार माध्यमों में और सरकारी तंत्र के बीच में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है, और खास तौर पर उदारीकरण के बाद उसको एकदम धकेल करके किनारे किया गया है। और सरकारों को, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारों को ये लगा कि केवल सेवा क्षेत्र ऐसा है जिस पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा है। इस बात को ये भूल गए कि सबसे बड़ी आबादी को इस खेती बाड़ी ने संभाला हुआ है जो है। आप देखिए कि जब कोरोना का दौर आया है तो जो सबसे सघन आबादी वाले राज्य हैं उनमें शहरों में रहने वाले लोगों की निगाह केवल अपने गांव की तरफ गई। और अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब स्काई लैब गिर रहा था बंबई में, तब भी लोग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने गांव की ओर भाग के आ गए थे जो है। तो ये गांव की ओर क्यों भाग के आ गए थे? क्योंकि लगा कि अंतोगत्वा कम से कम हमें एक सुरक्षित जीवन मिलेगा, और मिलता भी है जो है। क्योंकि ऐसा नहीं जो हमारे यहाँ, और क्या है ये पलायन कोई आज की चीज नहीं है हमारे। मैं आपको बताऊं कि जो 1911 की जनगणना हुई उसमें बनारस, जो कि बड़ा संपन्न इलाका रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे संपन्न इलाका बनारस ही है, तो उसकी रिपोर्ट में कहा गया है 1911 की रिपोर्ट में कि बनारस के संबंधित इलाके का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसके हर परिवार का कम से कम एक आध आदमी बाहर न चला गया हो। गंगा जी थी, गंगा जी का जलमार्ग था, उससे दुनिया के तमाम देशों में जो लोग गए, वो जो आज मॉरिशस से लेकर के और सूरीनाम और तमाम देशों की आप बात कर रहे हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं गए थे, वो गन्ना बोने गए थे जो है। और हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ के जो मजदूर देश के तमाम इलाकों में गए, और जो झारखंड के मजदूर जो गए वो, और जो अंग्रेजों ने आकर के जो है जो चंपारण के इलाके में नील की खेती कराई, वो कोई बाहर से लोगों को नहीं लेके आए थे जो है, क्योंकि उनको पता था बाहर से लोगों को नहीं लाए थे। अंग्रेजों की जो प्रायोरिटी थी आप देखिए क्या थी, अंग्रेज चाहते थे कि नील की खेती हो भारत की धरती पर, जिसको उपयोग करके ले आए, कपास की खेती हो, गन्ने की खेती हो, और ऐसी खेती हो जिसको कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में मदद मिल सके। तो गांधी ने जो विरोध किया आप देखिए चंपारण की धरती पर, तो आज आखिर देखिए जब आप चंपारण जाते हैं आज भी, तो गंडक नदी के इस पार खड़ा हुआ किसान जो है उसको 215 रुपए गन्ने का दाम मिल रहा है, और उस पार उत्तर प्रदेश में 315 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो स्थिति है, इस बात को समझने की चीज है कि एक ही देश में जब आप एक दावा कर रहे हैं कि एक देश एक बाजार, तो चंपारण का उस क्वालिटी का धान जिसको दिल्ली में आके 150 रुपए किलो में खरीद रहे हैं हम लोग, वो 15 रुपए में बेच रहा है किसान। ये इस बात को समझने की जरूरत है। अरविंद जी, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। जी जी एक मिनट मैं रुकूंगा, क्योंकि हम इस चीज को एक पहले फोकस में लाना चाह रहे थे। आज चौधरी चरण सिंह जी का ये भी है पुण्यतिथि है, और राष्ट्रीय किसान दिवस भी है, और हम लोग इसी सम्मान को, उनके सम्मान में ही इस तरह की चीजों, आप दोनों बड़े पत्र संपादकों को आज इस चर्चा में हम लोग शामिल हुए हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय किसान दिवस की जो भूमिका है, और इस जो भूमिका में हम विकास जी को इसलिए एक ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा था कि 2009 से 2014 तक मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 219 रिपोर्ट तैयार करवाई कृषि के क्षेत्रों में, डेवलपमेंट के लिए, बाजार के लिए, अन्य अन्य विषयों में। लेकिन उनके किसी भी रिसर्च में और किसी भी रिपोर्ट में कृषि को लेके आम लोगों के बीच में कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई मीडिया का एक्सपेंशन हो, ये उनकी एक भी रिपोर्ट नहीं थी। मैं पढ़ा तो मैं हैरान था कि क्या इस देश में इतना वैक्यूम की स्थिति है इस दशक में, जो अरविंद जी अभी कह रहे थे कि ये जीडीपी का खेल है, क्योंकि इसमें न माया है, अब कृषि में रह गया है, तो न इस संपादकों का कोई मोह है, न मीडिया का कोई बाजार है इसमें मिल रहा है। लेकिन विकास जी, मैं पटना में जब था और आप माया के उन दिनों में संपादक होते थे, तो बटुक भाई और ऐसे लोगों का वहां पे रेडियो में कार्यक्रम होता था, छोटा छोटा जो है वो कार्यक्रम लेके रीजनल में
किसानों पे एक कार्यक्रम होता था आधे घंटे का, जो अरविंद जी कह रहे थे कि लोक भाषा में, जो उसकी लोक संस्कृति और जो लोक संवाद का जो एक माध्यम होता था, इस तरह की चीजें वहां वहां पे एक प्रोग्राम होता था अरविंद जी, और इतना क्लासिक प्रोग्राम होता था कि उस समय के जो खेती किसानी की जो सारी गतिविधियां थी, वो आधे घंटे, हम लोग बचपन बच्चा में थे और कोई माध्यम था नहीं, तो वही किसान वो जो समाचार था वो सुन लेते थे। कोई भोजपुरी में कोई आर्टिस्ट होते थे, कोई मैथिली का, कोई मगही का, कोई बज्जिका का, इस तरह के जो हमारे रीजनल बिहार में लैंग्वेजेज हैं उनके वो लोग होते थे। और इतना बढ़िया प्रोग्राम होता था कि पूरे जो किसान खेती किसानी के साथ साथ जो भी डेवलपमेंट था वो अपने प्रोग्राम में लगभग मैसेज लोगों को दे देते थे। क्या आज सरकार जब इतने बड़े रिफॉर्मेशन को लेके आई, अरविंद जी आपने बहुत लिखा है आर्टिकल और मैंने लगभग पढ़ा सब, इसे अभी के दौर में कुछ काम करते करते, तो क्या ये सरकार को महसूस नहीं हुआ कि हम इतने बड़े रिफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस के लिए मीडिया में भी जागरूकता जरूरी है जितना किसानों में जागरूकता जरूरी है? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं विनोद जी कि जब भी आप कोई कानून बनाते हैं, भारत में पहले समझना होगा कि भारत में जो एक कानून है उसको बनाने की जो प्रक्रिया से लेकर के और बनने की जो प्रक्रिया होती है वो 260-62 दिन लगते हैं। उसमें जो है कम से कम 260 से 62 दिन, ठीक है। तो आपात स्थिति में सरकार से देखिए सरकार से एक गलती हुई है जो खास तौर पर मैं सरकार में भी शायद नीति निर्माताओं से ज्यादा वो नौकरशाहों की गलती है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं नौकरशाही के लेवल पर चलती हैं जो है। तो उसमें यह है कि जब ऑर्डिनेंस आ रहा था उसके पहले थोड़ा चर्चा होना जरूरी था इसमें, क्योंकि जब आप सुधार की बात करते हैं, देखिए कोई आपात स्थिति में कोई चीज आ रही तो वो बात समझ में आती है, लेकिन जब आप एक व्यापक सुधार की बात कर रहे हैं, उसमें से जब आपका मंडी का क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है और हो रहा है, तो उस चीज को निश्चित तौर पर पब्लिक डिबेट में ले आना चाहिए था। अगर ये बात पब्लिक डिबेट में आई होती तो इतना ज्यादा इस पर ना तो विवाद खड़ा होता और ना किसान संगठन ही इसका विरोध करते। जो जहां अरविंद जी, तक मैं मैं समझ लेकिन पा रहा एक हूँ चीज आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। उस दौर में हम जी लोग भी थोड़ा सा मीडिया में लॉकडाउन की जो हालत थी और उस समय में लोगों का आना जाना मूवमेंट भी कम था, लेकिन एक सिंपल एक ऑर्डिनेंस आने के साथ जो उसका रिजल्ट हुआ और जो हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में कई, राजस्थान के कई जगहों पे किसानों ने जबरदस्त अपना, उस समय नया नया फसल भी जो है वो धान का फसल किसानों का लगभग आ गया था बाजार में, या धान का या गेहूं के फसल का, ये गेहूं रबी का का फसल है। क्रॉपिंग का था। गेहूं का फसल, गेहूं के फसल लगभग मार्केट में आ गई थी, लेकिन किसानों के पास में मंडी तक ले जाने की कोई ट्रांसपोर्टेशन या कोई व्यवस्था नहीं थी। और उस समय में जो आया ये एक अध्यादेश से कि किसान जहां चाहे अपनी उपज को बेच सकते हैं, तो इसका जबरदस्त उसका लोगों ने खैर मकदम किया, जबरदस्त वेलकम हुआ। मध्य प्रदेश में तो हमने देखा कि किसानों ने तो इसका इतना स्वागत किया कि अंततः आते आते शिवराज जी के आते आते ये नया कानून लेके ही आ गए। तो ऐसा नहीं है कि इस कानून को लेके इस रिफॉर्मेशन की जरूरत समाज में नहीं थी। पिछले 30 सालों में अगर इस पे अगर चर्चा होते 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 ये बात आज तक आई थी अरविंद जी, तो कहीं ना कहीं से डिसीजन मेकिंग में एक मजबूत इच्छा शक्ति की भी तो कमी थी, या इतना प्रचार और कम्युनिकेशन नहीं था कि लोगों में आप संवाद इस तरह बना सकते थे अरविंद जी। नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा इसमें। पहला तो ये है कि ये जो पूरी जब सरकार लेकर के आई, अचानक ये जो अध्यादेश आया उसके पहले एक बार एक मत तैयार करने की जरूरत थी वहां। और आप जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश में इस बार पंजाब से भी ज्यादा गेहूं खरीदा गया है, 129 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 35 से लेकर 36 लाख टन जो है, जो कि सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। और बिहार में तो नगण्य खरीद हुई है अगर आप ये देखेंगे, जबकि बिहार ऐसा नहीं है। ये 60 के दशक का ना बिहार रह गया है ना पूरे उत्तर प्रदेश से, बिहार से लेकर के कई राज्य ऐसे हो गए जिसमें किसान देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप उसमें मध्य प्रदेश जैसा संरचना खड़ी करें। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो पिछले 20-25 वर्षों में मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। और जो मध्य पंजाब में हरित क्रांति आई उसमें क्या है, आप देखिए सबसे ज्यादा बढ़िया है सिंचाई की व्यवस्था। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ एक ही दिक्कत है कि सबसे ज्यादा पानी होने के बाद भी पानी ही वहां समस्या बनी हुई है अभी भी। मतलब पानी का उपयोग समस्या नहीं, पानी ही समस्या है बना हुआ।
तो सबसे ज्यादा जल संसाधन वाले इलाके में हम उस तरह का प्रबंधन नहीं कर पाए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब 1987 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार एक सोए हुए शेर की तरह है, इनको जगाने की बस जरूरत है। बहुत यस तो सर। सवाल और याद होगा जो 87 के दौर का सूखा था, उसमें इस देश को अगर संभालने का किसी ने काम किया था, वो क्या काम किया था, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड धान का पैदावार हुआ था जो है। तो देखिए, कृषि सुधार जो है कोई रातों रात नहीं हो सकते। और आप बात सही कह रहे हैं, पिछले 3 दशक से जब उदारीकरण शुरू हुआ इस देश में, तभी से ये बात की चर्चा हुई है कि कृषि सुधार जो है एक व्यापक विषय है, जिस पर राज्यों की सहमति के साथ साथ जो है कुछ ठोस काम करने की जरूरत है। लेकिन अब कुल मिलाकर के कृषि राज्यों का विषय है और राज्य सरकारों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक घटना उदाहरण दिलाना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी जो है, जो कि आपको पता है कृषि राज्य मंत्री भी रहे और बाद में भारत की जो संसद की जो कृषि संबंधी स्थायी समिति है, उसमें बिहार से 2 लोग उसके अध्यक्ष रहे। पहले नीतीश कुमार रहे, बाद में हुकुमदेव नारायण यादव। तो मैं आपको बताऊं कि हुकुमदेव नारायण यादव जी की एक कमेटी अभी जो कृषि संबंधी स्थायी समिति में पिछले लोकसभा में वो अध्यक्ष रहे 5 साल तक, तो उन्होंने मंडी सुधारों की बड़ी व्यापक वकालत की और ये कहा कि जो 22,000 ग्रामीण मंडियों का विकास करना है भारत सरकार को, उसको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, अभी जो चर्चा चल रही है उसमें ग्रामीण मंडियों की तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। चर्चा ही नहीं है। यस, चर्चा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको वास्तव में किसान के नजदीक मंडियां ले आनी है और आप चाहते हैं कि जो गांव का बनिया जो कि औने पौने दामों में खरीद लेता है वो रुक जाए, तो उसका मतलब है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में आपकी मंडी होनी चाहिए जो है। अगर नहीं होगी तो गांव का बनिया ही खरीदेगा, क्योंकि जो यूपी और बिहार का गरीब किसान है, जो छोटे एकड़ का छोटी जमीन का जोत वाला मालिक है, वो उसको जो है हरियाणा पंजाब या जो है आंध्र प्रदेश में नहीं लेके जा पाएगा वो अनाज अपना। अच्छा अरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सॉरी मैं माफी चाहूंगा कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि अवेयरनेस की कमी और अवेयरनेस कितनी जरूरी है और इसमें भूमिका जो मीडिया की होनी चाहिए थी, वो मीडिया, हम आज सारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारे मीडिया एक्टिव है बॉर्डर पे इस चीज को लेके कि किसानों, हमारे अन्नदाताओं को की बात सुनी नहीं जा रही। ये अच्छी बात है कि अन्नदाताओं को मीडिया में कवरेज मिलनी चाहिए, उनको स्पेस मिलनी चाहिए, उनकी आवाज बननी चाहिए। ये अच्छी बात है कि मीडिया जो है किसानों की बात को बढ़िया तरीके से, एक मैं समझ रहा हूँ कि हेडलाइन कवर बन रही है, पेज हर अखबारों की, टेलीविजन की हेडलाइन बन रही है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर पिछले संडे में स्वामीनोमिक्स की जो स्वामीनाथन अय्यर की जो एक आर्टिकल है, अगर मैं उसका हवाला दूं, उन्होंने अपनी तरह से जो इस बात को व्याख्या की थी इस रिफॉर्मेशन का, तो उन्होंने कहा कि ये जो कि हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे अन्नदाता जो कहलाए, और वाकई में वो अन्नदाता कहलाने के हकदार हैं, कि उन्होंने देश के इतनी बड़ी आबादी का पेट भरा। लेकिन आज ये अन्नदाता इस बात को समझें कि ये अन्नदाता इतने बड़ा जो हमारा प्रोडक्शन है, ये ओवर प्रोडक्शन जो है, अब लोगों के पेट भरने के बजाय वो चूहों के पेट भर रहे हैं। एफसीआई के गोदामों में जो खेल हो रहा है, वो अब ये सरवाइव करने लायक नहीं है कि आप जो भी उपजा, धान चावल खाली उपजाते रहे और एफसीआई के गोदाम में भरते रहे। आपके देश में ये ओवर प्रोडक्शन है। क्या यह बताने की जरूरत नहीं थी? क्या यह बताने की उनका जो एक लॉजिक है? जी आप जो विनोद जी बात कह रहे हैं, देखिए विकास जी ने जो शुरू में बात कही थी, मैं वहीं शुरू करूंगा कि ये जो चीज है ना, सवाल है कि मीडिया भी तब ये बुनियादी मुद्दों को उठाएगा अगर उसको समझ होगी उसकी। तो अभी क्या है कि कोई देख रहा है कि कौन सा टेंट लग रहा है वहां, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैर सेकने की मशीन आ रही है। आप देखिएगा तो ये जो पूरा कवरेज है, मुद्दों पर आधारित कवरेज नहीं है। उनको लग रहा है कि साहब ये रोटी सेकने की मशीन कैसे आके लगी हुई है। तो ये कोई कवरेज नहीं है, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब वो 60 के दशक का किसान नहीं है, किसी को लग रहा है कि बड़ी अच्छी गाड़ी लेके किसान आ गया है, तो अगर जो बाजार है वो अगर चाह रहा है कि उसके बाइक बिहार में भी बिके और गांव गांव में पहुंच गई है, यहाँ तक कि मेरे गांव में जो है टॉयलेट करने भी लोग जा रहे हैं, बाइक लेकर के जा रहे हैं, छोटे बाजार में जो पैदल चले जाते थे 1-1 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सवाल है कि जब कंज्यूमर आइटम पहुंच गए हैं गाँव में, और गांव जो है शहर का मुकाबला कर रहा है उस तरीके से, तो वो सब चीजें पहुंचेंगी। आप देखिए, मैं 1988 का जो टिकैत का किसान आंदोलन था, उसमें जो गांव के अंदर की सहयोग की भावना थी, ठीक उसी सहयोग की भावना का यहाँ भी है। यही है, क्योंकि कोई आंदोलन जब लंबा चलता है तो कोई ऐसे नहीं समुदाय चलाता है उसको। तो लेकिन मुद्दा नहीं, उनका मुद्दा आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मुद्दा जो तीनों है, सवाल यह है कि वो भी नहीं, क्योंकि कोई भी आंदोलन जब लंबा चल रहा है तो देखिए कि आप उनकी बात क्या है, उनकी बात तो सुनिए आप। और ये जो आक्रोश है जो दिख रहा है, वो केवल आक्रोश इन 3 कानूनों को लेकर के नहीं है। आज आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि प्रकाश सिंह बादल ने, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की मीटिंग में उन्होंने इस बात को सीधे सीधे कहा था कि पंजाब का 5000 किसान आत्महत्या कर चुका है जो है, और पंजाब में खेती बाड़ी बहुत जटिल स्थितियों से जूझ रही है, जो किसानों की कर्जदारी है बढ़ रही है। तो इस बात को समझने की जरूरत थी उसी समय से कि जो भारत का सबसे संपन्न प्रांत माना जा रहा है, अगर पंजाब में किसान की बुरी हालत है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में किसान किस हालत में होगा, बिहार के किसान किस हालत में होगा, इस बात को समझने की जरूरत थी नीति निर्माताओं को। और उसी हिसाब से जो कमजोर इलाके थे उनको और ज्यादा समर्थन देने की जरूरत थी। और मैं नीतीश जी का जो बता रहा हूं कि नीतीश जी जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सिफारिश की थी। अरविंद जी, अरविंद जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे कि विकास जी का पता नहीं नेटवर्क का वहां पे कहीं से ये है, अब शायद वो जुड़ गए हैं। जी, तो मैं बात खत्म करूं। विकास जी बहुत देर के बाद जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक सवाल विकास जी से ले लेना चाहिए। हाँ, नहीं, विकास जी, हम लोग बात कर रहे थे, जी अरविंद जी ने अभी बहुत विस्तार से चीजों को बताया कि हम लोग जानकारी के अभाव में ये पूरा का पूरा किसान का आंदोलन जो है, आप मौजूदा किसान आंदोलन जो है, उसके पर्सपेक्टिव को हम लोगों को समझा नहीं पाए, या मीडिया का जो अभी भी कवरेज हो रहा है वो ये बात समझने में और समझाने में असफल रहे हैं कि इसमें किसानों की आखिर मांगे क्या है, किसान क्यों है धरने पे। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में राजीव महर्षि का बहुत शानदार एक आर्टिकल था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मदर इंडिया में कन्हैया लाल जी, हाँ, एक कैरेक्टर होता था जो एक ट्रेडर्स का कन्हैया लाल जी थे, और वो जो टॉर्चर किया किसान के उस परिवार को, तो एक इंडिया में एक सिंबॉलिक हो गया वो ट्रेडर्स, क्या वो कन्हैया लाल। तो कह रहे थे कि क्या इंडिया में एक सिंबॉलिक जो ट्रेडर बन गया मदर इंडिया का, और ये सिंबल में ये पहली बार ये किसान आंदोलन इस तरह का है कि ट्रेडर्स को सपोर्ट में इस तरह का आंदोलन हो रहा है कि हमारा एपीएमसी, हमें मौजूदा एपीएमसी ही चाहिए, उनको बाजार नहीं चाहिए। तो क्या इसमें कोई अवेयरनेस की कमी है, या एक तरह से लोगों के अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है? देखिए, सबसे बेसिक बात है अवेयरनेस की कमी है। और किसान आंदोलनों का, जैसा कि आप सब जानते हैं और आप सब लोग उस समय में सक्रिय पत्रकारिता में उस समय से हैं, जब टिकैत का, महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन को याद करिए। और टिकैत का आंदोलन बहुत इतना जबरदस्त आंदोलन था कि महीनों महीनों तक उसने बिल्कुल पूरे देश को हिला रखा था। टिकैत के किसान आंदोलन में क्या हश्र हुआ टिकैत के किसान आंदोलन का। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे किसान आंदोलनों के जो उभार होते हैं, दरअसल पूरे देश में वो कम्युनिकेट हो नहीं पाता है कि मुद्दे क्या हैं, टिकैत का मुद्दा क्या था, या टिकैत सरीखे किसान नेताओं का मुद्दा क्या था। ये कभी प्रॉपरली उस जमाने से, उन दशकों से हम लोग देख रहे हैं कि देश के आम किसान को या आम आवाम को वो सूचनाएं प्रॉपरली वो नहीं मिल पाती हैं। और लोग, अब तो और ज्यादा वक्त विनोद जी बदल गया है, कंज्यूमरिज्म और ज्यादा हावी हो गया है। और कंज्यूमरिज्म के इस दौर में जो अभी आप कह रहे हैं कि भाई उनको तो वो बिचौलिए जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात जो है हो रही है, कि टिकैत तो ट्रेडर की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन अल्टीमेटली टिकैत का आंदोलन, ये दशकों से ये समस्या रही है किसान आंदोलनों के साथ कि हम लोग, खास करके मीडिया की भी ये मुश्किल है
कि मीडिया ने बिल्कुल जो एक फोकस तरीके से किसान मूवमेंट को लेकर समझाना, किसी सुबह उठेंगे और आप समझाना शुरू कर देंगे, वो नहीं होगा। उसके लिए रीडर के हैबिट को क्रिएट करना होगा, रीडर के स्वाद को क्रिएट करना होगा। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हम लोग, जैसे खेल का स्वाद हम लोगों ने बना लिया है कि खेल पे पेज आता है पूरा भरा हुआ, खबरें आती हैं, तो रीडर में एक अवेयरनेस है कि हाँ भाई खेल पे हम जानते हैं। लेकिन रीडर को अटपटा लगता है जब सीजनल तरीके से खेती की खबरें आती हैं, किसानों की खबरें आती हैं, तो हम अपने दरअसल रीडर को का प्रशिक्षण भी नहीं कर रहे हैं खेती की तरफ में, खेती की खबरों को पढ़ने के वास्ते। जैसा कि हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर के, स्पोर्ट्स को इश्यूज को लेकर, पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, और सबसे तो महत्वपूर्ण बात विनोद जी ये है कि अपने देश में कृषि मंत्री की हैसियत क्या है। आप देखिए सियासत पे सब कुछ ड्राइव होता है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो किसी भी सूबे की सरकार हो, कृषि मंत्री कभी भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री काफी हो गए, लेकिन कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, कभी उसको महत्व सियासत में, कभी हुकूमत में और सत्ता ने कभी कृषि को महत्व दिया ही नहीं। हरदम 2M 3M दर्जे पे उनको रखा है। नतीजे में रीडरशिप भी जो है, हमारे पाठक, उनको भी हम लोग ट्रेंड नहीं कर पाए हैं कि वो कृषि को जान पाए। अब अचानक जब धान के मौसम में हम देखते हैं कि धान के किसानों को धान की बिक्री की सुविधा दे दी गई, अब LPC दिखाने की जरूरत नहीं, अब रसीद भी दिखाने की जरूरत नहीं, रकबा बताइए, खाता खसरा बताइए, ऑनलाइन कर लीजिए। अरे भाई, पहले अगर रेगुलर कुछ खबर अगर दोगे खेती पर, हो सकता है लोग रीडर शुरू में इग्नोर करें, लेकिन धीरे धीरे उसको पड़े। विकास जी, मैं आप ही के इस जवाब से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा है, और आपने बहुत शानदार हमें एक ये दिया है, पृष्ठभूमि दिया है सवाल पूछने का, कि इस देश में अगर आप देखें कि बड़े किसान और छोटे किसानों के बीच में आखिर किसान है कौन। इस देश का 80% जो फार्मर्स हैं, उसके लैंड होल्डिंग का 1 एकड़ से 2 एकड़ जमीन वाले लोग, और बाकी जो बड़े किसान हैं उनके लिए बड़ा FMC है, और सारी सुविधाओं का अगर आप देखें, उस रेशियो को अगर आप देखें, तो एक सब्सिडी का अगर आप पंजाब, हरियाणा और बिहार का कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगेगा कि 100% में वहां 3% का इतना बड़ा फासला होता है। इस फासले के बीच में अगर देखें कि अगर 80% वो फार्मर्स हैं जिनके लिए कोई बाजार नहीं है, जिनके लिए कोई मंडी नहीं है, जिनके लिए कोई बड़ी सब्सिडी का ये प्रोविजन नहीं है, वो किसान जो एक नेशनल सैंपल सर्वे का, मैं पिछले 2-3 साल पहले की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 40% किसानों ने माना कि अगर हमारा दूसरा कोई ऑप्शन मिल जाए रोजी रोटी का तो ये हम खेती बाड़ी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस खेती बाड़ी और किसान सो कॉल्ड नाम पे आपने सिलसिलेवार छोटे किसानों को एक तरह से इग्नोर किया है। आपने उन किसानों का के जो मार्केट और बाजार की भूमिका होनी चाहिए, पूंजी निवेश की भूमिका होनी चाहिए, वो बड़े किसान के इंटरेस्ट में इन छोटे किसानों के इस सपने को रुइन किया है। आप क्या मानते हैं इस चीज में मीडिया ने एक भूमिका नहीं निभा पाई? बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा है। अब सवाल है बड़ा किसान कौन है, ये बहुत गंभीर सवाल है। बड़ा किसान आज की तारीख में भी अरविंद जी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, जिसके पास बहुत बहुत ज्यादा खेत हैं, जो तथाकथित बड़े किसान हैं और जिनको की कृषि मुआवजा भी आजकल मिल रहा है। तो दरअसल वो कृषि मुआवजा वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, वो एब्सेंटी फार्मर्स। बड़े किसान का मतलब है एब्सेंटी फार्मर्स। एंड जो छोटे किसान की बात विनोद जी आपने कही है, दरअसल वही छोटा किसान भारत माता की धरती का सच्चा सेवक है और सच्चा किसान है। और दरअसल वो जो बटाईदार है हमारे खेतों के, वही हमारे दरअसल असली कृषक हैं, और बाकी लोग गैर हाजिर होकर के उसका लाभ लेते हैं। सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने का, मुआवजा देने का, जो उनको क्षति हुई है,
वो किसकी जेब में पहुंचता है? दरअसल वो उन जेबों में पहुंचता है विनोद जी जिसकी उंगलियों में मिट्टियां नहीं लगती हैं, जिसकी उंगलियां धान के बिचड़े नहीं पकड़ती हैं। वो शहरों में रहने वाले लोग हैं जो टेलीफोन पे पूछते हैं फसल का क्या हाल है। दुर्भाग्य है, सच्चे किसान हैं वो छोटे किसान, वो बटाईदार, वो मजदूर जो सच में उस मिट्टी से जुड़कर वहां पर खेती करते हैं। सरकार किसको मुआवजा दे रही है? गैर हाजिर किसान को, जिसके नाम पे आज भी बहुत सारी जमीनें हैं। अगर हम सच बात करें तो देखिए, जापान की बात अरविंद जी आप लीजिए, वहां पे 28% मात्र खेती होती है जापान में जी। वहां की एक भौगोलिक अपनी विडंबना है, लेकिन जापान में 28% खेती की बहुत सलीके से होती है, बहुत तरीके से होती है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अपने देश में जो कृषि प्रधान देश है, बिहार की बात जहां मैं रहता हूं विनोद जी, अब ये कृषि प्रधान प्रदेश है बिहार हमारा। झारखंड बंटने के बाद क्या हाल है कृषि प्रधान प्रदेश का? तो दुर्भाग्य यही है कि बड़े किसान जिनकी तरफ सरकार मुखातिब है, जिनके लिए सरकार फिक्रमंद है, दरअसल वो बड़े किसान गैर हाजिर है, छोटा किसान सुविधाओं से वंचित है और छोटा किसान फिर मार खाने जा रहा है। और इस वजह से यह एक आंदोलन, इस आंदोलन के कवर में बहुत से सवाल दबे पड़े हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए और यह चर्चा बहुत बढ़िया है। सर आपने तो कमाल किया है कि आपने बहुत बड़े मुद्दों को सामने में लाया है, जिस चीज को लोग छूने में शायद डरते हो या उसकी चर्चा नहीं करने चाहते हो, या मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जानकारी में ही नहीं हो ये सारी चीजें। हम किसान का मतलब एक नोमेनक्लेचर से ऐसे किसानी में डाल दिया है, जो किसान अगर बड़े मर्सरीज में चढ़ के आ रहे हैं वो भी वही किसान है। और आपने जिसको आपने एब्सेंटी फार्मर का नाम दिया है, बहुत शानदार नाम दिया है, और वो भी किसान है जो कट्ठा 2 कट्ठा 2 बीघा में जमीन जोत के वो पूरा परिवार उस पे पालता है, और सच में वो अन्नदाता है जो कहलाने के जिसके हकदार वो है। मैं सर एक मिनट अरविंद जी से ये पूछूंगा कि अरविंद जी इस दौर में काफी अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और मैं काफी अभी कम से कम इनका 4-5 आर्टिकल पढ़ा है अभी इस दौर में, जब हम लोग भी किसान पत्रकार हो गए थे सर, इस बीच में थोड़ा काम करने लगे। तो अरविंद जी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये अभी तक जितनी भी चीजें हुई, जितने रिफॉर्मेशन आप कह लीजिए, जितने भी किसान को लेके पिछले 50 साल का आप 5 दशक का ले लीजिए, उसमें एक सर्टेन जगह, सर्टेन लोग और सर्टेन चीजें जो है वो पॉलिटिकल हावी रहा, जिसको आप कह सकते हैं एक वोट पे एक क्लॉट है। पंजाब और हरियाणा के पूरे पॉलिटिक्स में किसानों की भूमिका बहुत जबरदस्त है। विकास जी सही कह रहे थे कि ये किसान की भूमिका जो है वो बिहार में नहीं है। बिहार इतना कास्ट फ्रेगमेंटेड है, या यूपी इतना कास्ट फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है जहां किसान एक अपना दमदार ये नहीं बना सकता है। तो वहां जो किसान है उस पावर से, डेमोक्रेसी के उस पावर में जो अपने को एक मद्दा रखता है सरकार बनाने और बिगाड़ने का, तो उसने इस पूरे आंदोलन को एक दूसरे तरीके के डाइवर्ट मोड कर दिया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अवेयरनेस की बात आप कह रहे थे कि भारत में 60% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रेनफेड है, जो मानसून पर डिपेंड करता है, या फिर आप जमीन से अंडर का वाटर लेके बोरिंग से, पंपिंग सेट से आप उसको खेती सिंचाई करते हैं। पूरे पंजाब और हरियाणा का वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ड्राई जोन बन चुका है। कितना जबरदस्त पानी लोगों ने उसका ये किया, दोहन किया है, फ्री बिजली से, सब्सिडी के खाद से, सब्सिडी के बीज से, आपको सब कुछ मिला है। ये इस देश के जीडीपी ही नहीं आपको दिया है। लेकिन क्या आज ये संकट नहीं बताना चाहिए कि इसके कारण जो छोटे किसान हैं वो लगभग रूइंड हो गए हैं इस बड़े किसान में, जिसकी बात ये अभी विकास जी ने खींचा है लाइन, और बहुत शानदार खींचा है कि बड़े किसान, बड़े सो कॉल्ड फार्मर्स के इंटरेस्ट में छोटे किसानों ने अपना दम तोड़ दिया है।
कहीं एक बूंद पानी नहीं है। पूरे पंजाब आप चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, सर मैंने देखा है पूरा का पूरा वेल कुआं जो है वो सब ड्राई पड़ा हुआ है। नहीं क्या बिल्कुल अगर इस देश को, जी जी अरविंद जी। जी देखिए, अभी जो विकास जी ने जो बात कही, जो छोटा किसान जो है उसको अगर आप ये कहें कि ये भारत की जो खेती बाड़ी है उसकी लाइफ लाइन या जीवन रेखा है, तो ये जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि 86% भारत की जो कुल किसान आबादी है उसका 86% तो छोटे और सीमांत किसान ही है। तो 86% बहुत ज्यादा होता। उसके बाद आप देख लेंगे जो हैं। और दूसरा जो एक बड़ा विषमता आई है इस बीच में, अगर आप गौर करेंगे तो ये है कि जो अभी आप कह रहे थे इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड एरिया, सिंचित और असिंचित इलाका, सिंचित इलाका ही भारत का सबसे ज्यादा सब्सिडी ले रहा है। सब्सिडी कैसे ले रहा है? आपका पानी अगर दे रहे हैं तो सब्सिडी है। सबसे ज्यादा बिजली पर सब्सिडी भी इन इलाकों में हो रही है। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन भी इन इलाकों में हो रहा है। तो ये जो हरियाणा और पंजाब है, ये इसलिए भी हम लोग कभी इस बात की चिंता नहीं हुई लोगों को, क्योंकि जो है जब एक तरह से खाद्य मामलों में असुरक्षा का वातावरण था तो हरियाणा पंजाब ने संभाला। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है जो 60 के दशक की थी या 80 के दशक की। अब बाकी इलाकों में भी किसान खड़े हुए हैं और उनके पास सरप्लस अनाज हो रहा है। जो छोटे किसान हैं वो भी फल सब्जी से लेकर के तमाम चीजें पैदा कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल जो विनोद जी है वो ये है कि क्या उनको सही दाम मिल रहा है क्या। और जो विनोद जी ने जो विकास जी ने एक बड़ी बात कही कि कृषि मंत्री की कोई औकात नहीं रह गई, ये सच बात ये है। मैं आपको बताऊं कि राधा मोहन जी ने बड़ी कोशिश की कि मोतिहारी की चीनी मिल चालू हो जाए, और कृषि मंत्री रहते हुए अपनी ही चीनी मिल नहीं चालू करा पाए, तो बाकी तो छोड़ दीजिए आप। मतलब जबकि वायदा हुआ था, वहां पीएम ने भी वायदा किया था जाकर के जो है। तो सवाल ये है कि आज भी क्या है, आज बिहार में आप जब बात कर रहे हैं तो बिहार की जैसी लीची तो कहीं और नहीं होती। कोशिश तो की है लोगों ने। इलाहाबाद के जैसा अमरूद तो कोई पैदा नहीं कर पा रहा है। नागपुर के जैसा संतरा नहीं पैदा हो रहा है। और जो हिमाचल प्रदेश के जैसा सेब कहीं नहीं है जो है। और कश्मीर जैसा केसर नहीं है कहीं। ठीक है, चंपारण के जैसा धान और छत्तीसगढ़ जैसा धान की वैरायटी नहीं है किसी के पास। तो सवाल ये है कि भारत की खेती की जो विविधता और विरासत है वो यही सब है। केवल गेहूं धान तो आपका पेट भरने के लिए था, जो पंजाब और हरियाणा वालों ने, भारत सरकार या राज्य सरकारों ने यह समझा कि पंजाब और हरियाणा वो गेहूं और धान की फैक्ट्री है जो पीडीएस चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल है कि जो इस पूरे दौर में हाईएस्ट सब्सिडी देने के दौर में जो छोटा किसान है वो हाशिए पर चला गया। आज हालत क्या है कि पंजाब और हरियाणा ने दाल की खेती बंद कर दी। दाल आपको दिखेगी नहीं उनकी जमीनों पर। जबकि हमारे बचपन में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हमारे घरों में कोई ऐसा घर नहीं रहा होगा जो अपनी अरहर की दाल ना पैदा करता रहा हो, जो अपना जो है सरसों ना पैदा करता रहा हो। ये सब गायब हो गए हमारे खेतों से। अब इसको कौन संभाल रहा है? लातूर महाराष्ट्र में। इसको संभाल रहा है कलबुर्गी जो है, मैंने कलबुर्गी जो कर्नाटक में। मैं पिछले बार जब यहाँ 200 रुपए किलो दाल थी तो मैंने कर्नाटक में उन किसानों के घरों पर जाके देखा, वो 50 रुपए किलो में बेच रहे थे। तो जानते हैं सबसे बड़ा अंतर क्या है कि किसान दे रहा 50 रुपए, वो बाजार में 150 रुपए में बिक रहा है। ये अंतर पहले नहीं था विनोद जी। ये अंतर पहले ये था, किसान आलू 1 रुपए दे रहा था और बाजार में वो 5 रुपए में बिक रहा था। तो सवाल यह है कि किसान पैदा करने वाला, जो कि अरहर जो है साल भर लग के पैदा करता है, गन्ना और अरहर तो लगभग एक ही बराबर पैदा होती है, जो उतना ही समय लगता है, पूरा साल लगा के पैदा कर रहा है। उसमें हालत यह है कि उसको दाम ही नहीं मिल रहा है। मतलब बिचौलिया ले रहा है 150 रुपया और किसान कमा रहा है 50 रुपए। में बताऊं, पिछले बार मैं एक प्रोग्राम बनाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया। सिरोही जी ने बड़ा प्रयास किया था, हम एमएसपी पे प्रोग्राम करना चाह रहे थे, विकास जी को बताना चाह रहे हैं। तो विकास जी बड़ा आक्रोशित थे, किसान बात नहीं कर रहे थे। बाद में जब प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ तो एक किसान बुजुर्ग, उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि अगर आपको 3 साल तनख्वाह न मिले तो क्या आप अपने संस्थान में काम करेंगे? क्या नहीं करेंगे भाई? तो बोले हमारा तो गन्ने का 3 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है, 3 साल से मिला नहीं। तो बताइए, तो सवाल जानते हैं क्या? मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है सबसे बड़ी कैश क्रॉप है आज की तारीख में। पैसा भी ठीक मिल रहा है किसान को।
लेकिन चीनी मिलों का जो संगठित लॉबी है वो राज्य सरकार पर इतना स्ट्रांग है, और मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले कई राज्य सरकारें जो भी आई। अरविंद जी, मैं आपको एक चीज तो बीच में कर दूंगा, क्योंकि मैं विनोद जी आखिर में खत्म करके ये बता रहा हूँ कि मूल्य नीति ये पूरे देश में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि छोटे किसान को अगर उसके लागत भी नहीं निकलेगी तो छोटा किसान कैसे जिंदा रहेगा। ये सवाल राज्य सरकारों को, भारत सरकार को और कृषि पत्रकारों को, तीनों को देखने की जरूरत है ये बात की। जी अरविंद जी, मैं आपके सामने में इस बात को रखूं तो मुझे थोड़ा सा संकोच तो हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत काम किया है इस खेतीबाड़ी और किसानी में। लेकिन मुझे ये चीज कहने में कोई ये नहीं है कि आप ये देखिए कि आप अभी इंडियन में आपकी सरकार ने किसानों के इसमें चीनी मिल पर 29 रुपए किलो आपका चीनी का फिक्स प्राइस किया हुआ है। लेकिन आप अगर देखिए कि इस इंटरनेशनल मार्केट में आपके चीनी मिल का जो दाम, चीनी का जो दाम है वो 25 रुपए है, 24 रुपए है, 23 रुपए ये है पर किलो है। आप आज अगर कोई किसान एक एक्सपोर्ट करना चाहे, 5 किलो चीनी करना चाहे, तो जब तक सरकार उसमें सब्सिडी ना दे तब तक वो 4 किलो चीनी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं विकास जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा, विकास जी, जिस समय में उदारीकरण का दौर था, नरसिंह राव जी समय में थे, आप सक्रिय पत्रकारिता में थे उस दौर का, आपने देखा था कि इसी तरह के विरोध रिफॉर्मेशन को लेके हुआ था, और नरसिंह राव जी ने कई तरीके से उस विरोध को, उस दबाव को, कम्युनिस्टों का और वामपंथियों के उस दबाव को झेला था। लेकिन उस रिफॉर्मेशन का फायदे हम लोगों ने देखा है कि पिछले 25-30 साल में 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये उसी रिफॉर्मेशन का कमाल इस देश में, और ये इसी रिफॉर्मेशन का कमाल है कि इतने पूंजी जो है वो एक बड़ा बाजार भी बनाया। तो क्या एक रिफॉर्मेशन के प्लस माइनस को आप छोड़ दें सर, लेकिन आप बिहार में, अभी आप फेसबुक पे डाल रहे थे आप गांव के अपने छोटी छोटी तस्वीरों को, फोटो को, और बहुत अच्छा लग रहा था विकास जी, जब आप कोसी के उस इलाके में थे पिछले छुट्टियों में। क्या वहां पे सिर्फ पूंजी नहीं होने के कारण आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कोसी पे बड़ा महासेतु बन गया, 2-2 NH है आपके इलाके से, लेकिन अगर पूंजी वहां नहीं है तो किसान, आधे से 90% किसान जो हैं, जो छोटे किसान हैं, वो सिर्फ उनके पूरे परिवार पलायन करके ही अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, सिर्फ पूंजी न होने के कारण। आपका क्या अनुभव है सर? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब जो विकास अभी बिहार में ही हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और सुशासन और जल जीवन हरियाली, ये सारा 7 निश्चय, यह सब कुछ नारा है इनका और स्लोगन है और प्रोग्राम है इनका। लेकिन दरअसल अगर आप देखें इसको तो नीतीश कुमार जी के समय में सड़कें बहुत बनी हैं। अब जैसे पटना में एक करोड़ों की लागत का एक विशाल म्यूजियम बना है, जबकि पहले से पटना में एक पुराना म्यूजियम था। बात क्या है कि फोकस में कृषि नहीं है, तो फोकस में, जैसे नरसिंह राव जी का आपने उदाहरण दिया, तो नरसिंह राव इसके लिए कीन थे, और जो नरसिंह राव का दुर्भाग्य रहा, क्योंकि इधर के दौर के वह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री थे जिनको कि बहुत सारे कलंक से गुजरना पड़ा या बहुत सारी विडंबनाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन नरसिंह राव के समय में जो आर्थिक सुधार हुआ, जिसको देश उसको भी समझ नहीं पाया और आम जनता को पता नहीं चल पाया। पर ये है कि जो पूरा कंसेप्ट है कि हम अपने सूबे को ले कहां जाना चाहते हैं। झारखंड जब बटा, मैं बिहार का उदाहरण जैसे दे रहा हूं, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ सन 2000 में, तो ये बिल्कुल बाकायदे कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में इसकी कहा गया कि अब बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है। लेकिन विकास का जो दिशा गई वो किस तरफ गई? सड़क बना दो, ओवर ब्रिज बनाओ, फ्लाईओवर्स बनाओ। आप गांव-गांव में जाएंगे तो सड़कें, शहरों में फ्लाईओवर्स, ओवर ब्रिज, और फिर क्या कहते हैं, म्यूजियम्स, मतलब दूसरी चीजों पे ध्यान जरूर गया है। लेकिन किसान को पानी कैसे मिलेगा, किसान को बीज कैसे मिलेगा, किसान को बाकी पौधे कैसे मिलेंगे, इसको लेकर के बिल्कुल डिफंक्ट, अगर एक शब्द में कहें कि पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिफंक्ट रहा है, तो यह कोई गैर मुनासिब बात नहीं होगी। बात क्या है कि आप
है क्या। और आपको जैसे छोटा सा आप देखिए ना, डेनमार्क को हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि साहब जो है वहां पे मतलब इस पूरे वर्ल्ड में एक नन्हा सा मुल्क डेनमार्क, वहां पर श्वेत क्रांति को लेकर मतलब उसका उदाहरण दिया जाता है। बिहार में अब जैसे सुधा डेयरी, अब इस तरह कोऑपरेटिव के जरिए काम होता है, तो वो एक प्रयोग हो सकता था। ये अगर बिहार ही अकेले दम पर सारे देश को अपने दुग्ध उत्पादन से मिल्क प्रोडक्ट उपलब्ध करवा सकता था। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, पटना के बिल्कुल पास में वैशाली में वहां पे एक मिर्जानगर गांव है, और आजादी के पहले एक मूसन सिंह नाम के स्वतंत्रता सेनानी थे, वो पंजाब कांग्रेस में गए थे। वहां उनको पता चला कि यहाँ लोग शहद उत्पादन जो है मधुमक्खी पालन करते हैं और उससे शहद उत्पादन, वो आए और उन्होंने वहां जो बक्सा देखा था, उस समय वो बॉक्स नहीं मिलता था खादी भंडारों में मधुमक्खी का, तो उन्होंने अपनी माँ को दिखाया डिजाइन बना के, और वो मिट्टी और बांस की कंचियों को काट कर उनकी माँ ने बक्सा बनाया। वो दिन और आज का दिन कि मिर्जानगर शहद उत्पादन का एक बड़ा केंद्र, और 2500 गांव के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मिर्जानगर के किसान शहद उत्पादन। तो जैसे शहद है, जैसे दूध है, जैसे अनाज के और भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे नए नए प्रयोग हो सकते थे। मैं एक बार पूर्णिया के इलाके में गया, अररिया पूर्णिया के इलाके में, तो मैंने कदम्ब के बहुत सारे पेड़ देखे वहां पे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई कदम्ब के पेड़ पागलों की तरह किसान ने लगाया है। तो पता चला कि अररिया में वहां पे प्लाईवुड की फैक्ट्री खुली, और कदम्ब प्लाई जो है वो बेस्ट प्लाई, मलेशियन प्लाई का नाम बहुत है, लेकिन उससे भी बेहतरीन है कदम्ब का प्लाई। बात क्या है कि किसान बिहार के प्रयोगशील हो सकते हैं, लेकिन उनको इतना जकड़ दिया गया है, मेंटली इतना जकड़ दिया गया है कि उनका वो दिमाग की खिड़कियों को, रोशनदान को, दरवाजों को खोलने का वो साहस भी नहीं कर पाते हैं। वही फिक्स चीजें, धान, गेहूं, जैसा कि अरविंद भाई अभी कह रहे थे कि अब जो अरहर सब था वो सब गायब हो गया है, अब दूसरे इलाकों में चला गया है। मुझे याद है विनोद जी, आपको भी याद होगा बिहार के, या अरविंद भाई के वहां खेत की मेड़ पर धान हो रहा है, और गेहूं और जो भी खेत की मेड़ पर होता था अरहर की दाल पौधा, और वो उसका कहाँ दिखता है, वो सब गुम हो गया है। तो प्रायोरिटी में इस कंट्री में एग्रीकल्चर नहीं है, और प्रायोरिटी में किसान नहीं है। मीडिया, हम लोग जो जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मीडिया में कैसे किसान, एग्रीकल्चर हाशिए पर है, तो मीडिया में भी एग्रीकल्चर या फार्मर प्रायोरिटी में नहीं है। जबकि हम लोग कहते हैं, अब तो लोग भूल गए हैं कहना, अरविंद जी, विनोद भाई, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये भूल गए हैं। और मुझे तो लगता है कि नई पीढ़ी के बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको मालूम भी नहीं होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश। मैं विकास जी, गोवा का जो पुराना पोर्चुगीज का जो दौर था, गोवा मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश था। कृषि मुख्य रूप से काजू की खेती होती थी वहां पे, और आज भी होती है, और धान की खेती। कर्नाटक चले जाइए, कॉफी की खेती होती है वहां पे, धान, कॉफी वगैरह होता है वहां पे। तो ये पूरा जो अपना देश है, कोई काजू और कॉफी अवेलेबल करा रहा है, कोई चाय अवेलेबल करा रहा है, कोई अरहर की दाल भेज रहा है, और ये मीटिंग है अपने देश की। लेकिन दुर्भाग्य यही है। बहुत बढ़िया सर, मैं आप ही के बात से इसको खत्म करना चाहूंगा कि आपने एक तरह से संकेत दिया और हमें एक लाइन दिया कि विविधता से भरा हुआ ये देश है, जहां आप एक चश्मे से पूरे देश को नहीं देख सकते। एक इंडिविजुअल और एक रीजन के हिसाब से पूरे देश के एग्रीकल्चर को नहीं देख सकते। पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, गुजरात की अपनी सीमाएं हैं, और उनकी अपनी इकोनॉमिक ज्योग्राफिकली अपना सरकमस्टांसेज हैं, लेकिन वो चीजें बिहार और यूपी में लागू नहीं हो सकते, वो चीजें नॉर्थ ईस्ट के इलाके में लागू नहीं हो सकते। मैं अरविंद जी से लास्ट सवाल का ये जवाब ले लेता हूं कि अरविंद जी,
आपने तो सारे आयामों में काम करते हुए एग्रीकल्चर पे भी खूब काम किया है। चाइना में मैंने ये भी एक पढ़ा कहीं पे कि चाइना का एक अखबार है पीजेंट डेली, और उस अखबार का ये नियम है कि वो संपादक से लेके उसके रिपोर्टर्स तक कम से कम 1 महीना वो जरूर किसी गांव में बिताएंगे और खेती किसानी और किसान की हालात को उसके पास करीब से जानेंगे। इसके बाद वो क्या अखबार का बात, फंक्शन सही कर सकते हैं। तो क्या वंडरफुल। इस देश में इतने विविधता से बड़े देश हैं, इतना जो ज्योग्राफिकली आप कह सकते हैं कि इतना मौसम के हिसाब से भी अलग अलग रीजन है, क्या इस देश में जो विकास जी अभी कह रहे थे कि भारत किसानों का देश कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उस कृषि प्रधान देश में मुख्य भूमिका में किसानी और उसके पत्रकारिता को आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी बिरादरी यानी पत्रकार जो है, उनको ये समझना होगा कि अंतोगत्वा भारत को अगर जानना और समझना है तो बगैर गांव को जाने समझे और बगैर किसान को जाने समझे आप भारत को समझ नहीं सकते जो है। क्योंकि लेकिन दिक्कत ये है कि चाहे वो पत्रकार हो या राजनेता हो, वो अगर आप उठा के देखिए, जो स्वामीनाथन आयोग की बड़ी चर्चा हुई है, स्वामीनाथन आयोग के एक मेंबर जो है प्रोफेसर आरबी सिंह जी, उनका हमारे पर बड़ा स्नेह रहा। तो जब ये आयोग रिपोर्ट कर रहा था विकास जी, तो मैं लगातार संपर्क में था उनके। तो उस आयोग ने सबसे बड़ी चिंता इस बात पर प्रकट की कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस बात का ध्यान दिए बगैर कि गंगा जमुना का मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है और आप इस जमीन को दोबारा नहीं पैदा कर सकते, सबसे ज्यादा जमीनों की लूट इन्हीं इलाकों में हुई है जो है। आप उठा करके देख लीजिए, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बनाते समय पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात की चिंता नहीं है कि ये जमीन दोबारा वापस नहीं आ पाएगी जो है, आप बना दीजिए, चाहे बड़े से बड़े उद्योगपतियों को आप दे दीजिए, इनको दे दीजिए, आप फिल्म सिटी बना लीजिए उस पर, लेकिन ये जमीन दोबारा नहीं ले आ सकते। आप उसके लिए ऊसर बंजर जमीनों का उपयोग कर सकते थे। तो पहली चीज तो ये मान के चलिए कि हमारे पास सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में चुनौतीपूर्ण स्थिति आ रही है कि उपजाऊ जमीनों का बड़े भारी पैमाने पर अधिग्रहण हुआ। इस पे बिल्कुल बहुत ज्यादा गौर करने बहुत की बढ़िया, जरूरत है, वो चाहे जो राज्य बिल्कुल। सरकार हो, मैं इसमें नहीं। दूसरी चीज ये है कि पत्रकारों में जो पुराने जो पीढ़ी के जो वो लोग रहे हैं, विकास जी से लेके उस समय, तो मैंने देखा कि माया से लेके रविवार तक गांव गिराव की खबरें और मुख्य समस्याओं को छापता रहा है जो है। और चाहे वो कोसी अंचल की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, किसानों के मूल सवालों को लेकर के काम होता भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो रहा, लेकिन अब उस लेवल का काम हो ही नहीं रहा कहीं जो है। और ये समझना होगा कि खेती भी बदल रही है। अगर भारत बदल रहा है तो खेती भी बदल रही है, और खेती की कुछ कमजोरियां हैं और ताकत भी हैं। आज बिहार में एक इलाके में अगर लीची ताकत बन सकती है, मखाना बन सकता है, तो कहीं जौ बन सकता है, मोटे अनाज भी बन सकते हैं। अगर कर्नाटक में मोटे अनाज की ताकत है, उत्तराखंड में छोटे छोटे जो मतलब जो जैविक उत्पाद हैं उनकी ताकत है, तो मुझे लगता है कि ये बात को राज्य सरकारों को देखना होगा उसी तरीके से जैसे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर परमार ने देखा था। मैं आपको बताऊं कि जो हिमाचल प्रदेश का पहला बजट था उसमें आधा बजट का आधा ग्रामीण सड़कों पर खर्च हुआ था। उस समय बहुत डिबेट हुआ कि डॉक्टर परमार पागल हो गए, ये क्यों जोड़ रहे हैं। अरे तो आपको आप आश्चर्य करेंगे कि चेन्नई में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कोल्ड स्टोरेज बनवाया ताकि उनका जब सेब जाए तो खराब ना हो। तो आज भारत का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां हिमाचल प्रदेश का सेब ना हो, पहुंचा हो। हम मेरे बचपन में आपको कोई फल लेना होता था तो आप किसी अस्पताल के सामने जाते थे कि फला जिला अस्पताल के सामने मिल जाएगा फल, समझ रहे हैं। आज आपको गली गली और गांव गांव में फल पहुंच गया। तो ये क्या है, भारत के किसान की इस ताकत को समझना होगा। अरविंद जी ने लेकिन बहुत उसके लिए बहुत मार्के की बात कही के लिए जी सिर्फ सेब मिलता था जी। तो सर मेरा ये खाना कहता था, मैं बीमार तो हूं नहीं, मुझे सेब खाना जी। तो ये जो ताकत है ना सर, ये जो ताकत है ये भारत के किसान की ही ताकत है, इस बात को समझना होगा। अगर मलिहाबाद का जो आम का किसान है जिसको पूरी दुनिया भर में पहुंचता था,
बिहार की लीची को आप पूरी ग्लोबल मार्केट में ले आकर के आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन किसान को खड़ा करने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार पहले एक आधारभूत ढांचा खड़ा करे और किसान को मदद करे। वैसे नहीं टकरा पाएगा। हुआ क्या कि उदारीकरण जब हुआ, जो राव साहब की बात हो रही थी, मैंने उस दौर को बहुत नजदीक से देखा। राव साहब सबकी बातें सुनते थे और वो बड़े विजनरी लीडर थे। उन्होंने कभी भी कोई चीज थोपी नहीं, उन्होंने बहुत बारीकी से देखा समझा और उसको चलने दिया। उस समय मैंने ये देखा कि जो दौर हुआ उसका फायदा हमें मिला, गरीबी उन्मूलन में फायदा मिला। अटल जी आए तो उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जो योजनाएं बनी, गांव गांव में जो सड़क कनेक्ट हुई है आज, वो हमारी एक ताकत है। लेकिन उस ताकत का उपयोग क्या होगा? उस ताकत का उपयोग होगा कि आम आदमी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है, अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छे अस्पतालों में जाने के लिए उसको रास्ता मिल गया है। लेकिन वो रास्ता क्या है? अंधी गली नहीं है। अंधी गली से उबरने का एक ही रास्ता है कि किसान जो पैदा कर रहा है उसकी लागत कम हो और उसको उत्पाद का दाम अगर अधिक मिले। बहुत बढ़िया, ये मूल सवाल है। और सारी राज्य सरकारों को मैं ये कहना, देखिए खेती राज्यों का विषय है और सारी राज्य सरकारों को अपनी ताकत और कमजोरी पता है। अगर वो भूल रहे हैं, देखिए अगर वो नहीं मान रहे हैं उस चीज को, तो हर जिला, भारत का हर जिला खेती के मामले में दुनिया के किसी देश से टकरा सकता है। उस ताकत को हमें समझने की जरूरत है, मुझे लगता है। सर मैं माफी चाहूंगा, और आज जो है हम लोगों का टाइम बस इतना ही था, और आप जैसे लोग आए और मुझे लगता है कि इस चर्चा को आपने बढ़ाया, और इस चर्चा में पत्रकारिता और पत्रकार का जो भूमिका होनी चाहिए उसमें हमने कहाँ मिसिंग है, इस पॉइंट को उठाया। मैं जाते जाते एक चीज को यह कहना चाहूंगा कि हमने जानकारी के अलावा जो अभी अरविंद जी ने इस चर्चा की कि हम उसमें क्या दिखा रहे हैं। अभी जो आंदोलन पिछले 3 हफ्ते से चल रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के तीनों बॉर्डर लगभग विकास जी जाम पड़ा हुआ है। अभी ऑफिस से आ रहे थे तो रेडी वाले से मैंने पूछा कि यार सेब का तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा है, ये 100-150 रुपये भाव हमेशा बता रहे हो, कभी कम तो कर लो। तो उसने कहा कि आज आप ये बॉर्डर पे खुलवा दो, 50 रुपये कल से सेब ले लो। तो ये जो जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है, एक आंदोलन, एक धरना, एक रोड जाम जो है वो किसानों के लिए और किसी पत्रकार के लिए फैंटेसी हो सकती है। जैसे अरविंद जी ने कहा कि वहां पे मुद्दे से ज्यादा ये दिखाया जा रहा है कि मशीन से रोटियां कैसे 4000 निकल रही है एक साथ, वहां दिखाया जा रहा है कि नए नए गीजर कैसे आ गए हैं, किसान कौन सी गाड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, किसान के मुद्दे होनी चाहिए, किसान की प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए, लेकिन उस मुद्दे को भी दिखाना चाहिए और उस बंद का जो सरोकार है दूसरे पे, और दूसरे जो गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं वो भी दिखाया जाना चाहिए। लेकिन आप तमाम जो हमारे गुरुजन हैं एक तरीके से मीडिया के नए पीढ़ी के लिए, नए पौध के लिए, मुझे लगता है कि अगर आप हम लोगों को मौका दें बिहार स्वाभिमान आंदोलन में दूसरी बार इस चर्चा में आए, तो मुझे लगता है कि खेती किसानी पे हम लोग भी इस चर्चा करके एक नई पीढ़ी को एक संदेश तो दे ही सकते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है तो खेती किसानी को जानना भी जरूरी, निहायत जरूरी है। विकास जी आप हमारे साथ शामिल हुए, अरविंद जी आप इतना वक्त निकाला अपने इन तमाम अपने व्यस्तताओं में, हम सब आपके आभारी हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, और हम लोग हमेशा साथ में हैं आपके। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं विकास जी को भी लाऊंगा इस चर्चा में। विकास जी बिल्कुल बिल्कुल, विकास जी आपको बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। नमस्कार। जी, बहुत बढ़िया रहा जी।